एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करिएगा। एपिसोड की शुरुआत में वो किससे पूछता है कि ये पेंटिंग किसकी है। इस बेचारे को तो सच में मालूम नहीं था एंड ये कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं इस गैलरी के बारे में इतना नहीं जानता। दरअसल इस गैलरी की ओनर कभी इसकी वाइफ थी, जिसके जाने के बाद इसे हैरा संभालती है। एंड तभी हैरा आके इसे कहती है कि इन्हें इन सब बारे में कुछ नहीं मालूम, मिसेस वूक को मालूम है, यानी कि इनकी वाइफ को। गैलरी पेंटिंग खरीदने के लिए भी इसके डॉक्यूमेंट्स मांग रही थी, जो कि इसके पास नहीं थे, तो उन्होंने कहा था कि कम से कम कोई रिप्रेजेंटेटिव तो होना चाहिए ना। वो किसे कहता है कि ये पेंटिंग मुझे चाहिए किसी भी कीमत पर, चाहे कुछ भी हो। लेकिन हैरा इसे बेचने से मना कर देती है कि हमें इसके आर्टिस्ट का नहीं पता एंड हम उसकी परमिशन के बिना आपको ये नहीं बेच सकते। हमने आर्टिस्ट को ढूंढने की भी काफ़ी कोशिश की लेकिन वो हमें नहीं मिली। नाव ये यहाँ से चला जाता है, जिसे कि ऊपर से सूजोन भी देख रहा था। मैरी आज अपनी इस फ्रेंड को फ़ोन लगाती है, इसे बताती है कि मैं मारी हूँ, तो इसे भी यकीन नहीं आता बिकॉज इसे लग रहा था कि शायद मारी की डेथ हो गई। एंड मारी इसे एक जगह पे मिलने के लिए बुलाती है। एंड इत्तेफाक से वो भी इसकी इसी फ्रेंड को कॉल कर रहा था बिकॉज इसे हैरा ने बताया था कि इस पेंटिंग को किसी ली नाम की लड़की ने यहाँ पे रखवाया था, जो कि इस पेंटिंग की रिप्रेजेंटेटिव थी, यानी कि यही मारी की फ्रेंड। जब इसे ये नहीं मिलती तो ये अपने ड्राइवर को बोलता है उसका पीछा करने को, जिसे कि आज मारी ने मिलने के लिए बुला रखा था। ये बड़ी तेज़ बन के उसके पास जा ही रही थी, लेकिन इसे नहीं पता था कि पीछे से वो किसका पीछा कर रहा है। हैरा इसे बताती है कि वो एक पेंटिंग खरीदना चाहता है, चाहे उसकी हम कितनी भी कीमत बता दें, लेकिन ये इसे मना कर देता है कि चाहे हमें आर्टिस्ट का पता भी हो हम फिर भी उसे कोई भी पेंटिंग नहीं बेचेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसे दोबारा हमारी आर्ट गैलरी में आने का कोई भी बहाना मिले। हैरा ने मारी के लिए एक नया घर ढूंढ लिया था, जो कि इसकी किसी फ्रेंड के नाम पे था। तो सोजून इसे कहता है कि क्या तुम अपने आप उसे इन कागज़ों को दे सकती हो, क्योंकि वो मेरी हेल्प नहीं लेना चाहती। लेकिन ये इसे कहती है कि बस अब बहुत हो गया, मुझे वैसे भी उसकी शक्ल को देख के तुम्हारी वाइफ हाकियों की याद आती है, इसलिए मैं तो उसके पास नहीं जा रही। इसकी फ्रेंड इसके पास आ ही रही थी एंड ये इसे हाइक करने ही वाली थी कि देखती है कि इसके पीछे इसकी शामत भी आ रही है, इसीलिए ये छुप जाती है। इसकी फ्रेंड को यहाँ पे थोड़ी देर हो जाती है तो ये फ़ोन लगाती है कि तुम्हारे पीछे मेरा हस्बैंड भी तुम्हारा पीछा कर रहा है, जिस पे ये बहुत ज़्यादा डर जाती है। लेकिन मारी से कहती है कि ऐसे ओवर रिएक्ट मत करो, सामने एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है वहाँ पे जाओ। इसलिए आराम से वहाँ पे जाती है, अपना ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मांगती है और यहाँ से चली जाती है। इसका पीछा करते हैं वो भी यहाँ पे आता है, जो यहाँ पे पूछता है कि वो लड़की यहाँ पे क्या करने आई थी, तो ये बताती है कि वो तो अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए आई थी, यानी कि इसे यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल पाता। एंड मार यहाँ से चली जाती है काफ़ी दूर। नाव ये से एक रेस्टोरेंट में मिलती है। जैसे ये बचपन से हमेशा एक दूसरे के साथ मिलती थी, तो मारी इससे आज भी मिलती है। ये कहती है कि तुम ये सब कैसे जानते हो एंड तुम हो कौन। एंड जब ये बताती है कि ये मारी है तो इसे तो यकीन ही नहीं हो पाता। मारी इसे अपनी सारी आप बीती बता देती है एंड इसे कहती है कि तुम मेरी रिप्रेजेंटेटिव बन जाओगी क्या, जैसे तुम पहले बनती थी, बिकॉज मुझे अपनी पेंटिंग्स बेचनी है। एंड ये मान जाती है। दैन इसे वो फ़ोन लगाता है कि तुमने मारी की पेंटिंग वहाँ पे बेची थी क्या, तो ये बताती है कि हाँ। वो किसे कहता है कि तुम मेरे लिए वो पेंटिंग दोबारा से वहाँ से ले लो ना, बिकॉज वो मारी की है। तो ये कहती है कि मैं बिना मारी की परमिशन के तो नहीं ले सकती ना। एंड क्या हमारी छुट्टियों से वापस आ गई। ये कहता है कि नहीं आई, इसलिए मारी की फ्रेंड फ़ोन काट देते हैं। यानी अब भी सोच रहा था कि पक्का सुजोन को उस पेंटिंग की ओनर के बारे में नहीं पता था, या फिर वो झूठ बोल रहा है, या फिर ये मारी की फ्रेंड झूठ बोल रही है। ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डिसाइड करता है कि इसे उस आर्ट गैलरी के ओनर हाक्योंग से मिलना ही पड़ेगा, यानी कि जो मैरी थी। सर्जन अपने जो खास स्टाफ थे उन्हें बताता है कि जो वीवीआईपी सर्जरी मैंने की थी, अगर उसके बारे में कोई भी तुमसे कुछ पूछे तो प्लीज़ उसे मत बताना। मारी को इसके मॉम के सैनिटोरियम से फ़ोन आता है कि इसकी मॉम वियर्डली बिहेव कर रही है, जो कि ना जाने क्यों अपने बेड पे जा ही नहीं रही, इसलिए ये वहीं के लिए निकल लेती है। सियोजून को भी मन होता है कि मारी से जाके मिले, इसलिए ये इसके पास आ ही रहा था कि इसे रोड पे ही मिल जाता है, जहाँ पे इसे लिफ्ट नहीं मिल रही थी, इसलिए ये इसे लिफ्ट देता है। मारी नहीं चाहती थी कि इसे पता चले मारी की मॉम के बारे में, इसलिए इसे यहीं पर ही छोड़कर चली जाती है। ये अपनी मॉम को काफ़ी उठाने की कोशिश करती है बट इसकी मॉम नहीं उठ रही थी।
एंड इतनी देर में सियो जून भी यहाँ पे आ जाता है, जो कि इनसे बड़े प्यार से बात करता है एंड ये इनकी बातें मान के ऊपर बैठ जाती हैं। ऊपर से सियो जून इन्हें कहता है कि आप तो कितनी ज़्यादा पतली हैं, आप बहुत ज़्यादा हल्की हैं। ये सुन के तो इनका दिल और भी बागबान हो जाता है एंड इन्हें डॉक्टर काफ़ी अच्छा लगता है। मारी ने बताती है कि वही डॉक्टर हैं जिन्होंने मेरी लाइफ बचाई। वूक का बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि ये अपनी वाइफ को ढूंढ नहीं पा रहा है एंड अभी ने तो डॉक्टर को यहाँ से भेजने का मन ही नहीं कर रहा था, जो कि इन्हें प्रॉमिस करता है कि हम जल्दी आपसे मिलने के लिए आएंगे। हेरा का फ्रेंड इससे कहता है कि अब तुम इतनी सैड क्यों हो, अब तो तुम्हारी राइवल भी निकल ली है, यानी कि सुजन की वो वाइफ की भी डेथ हो गई है। लेकिन ये इसे कहती है कि अब तुम वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग राइवल आई है। ये इससे कहता है कि ऐसी कौन जो उससे भी ज़्यादा सुंदर हो। तो ये बताती है कि है एक लड़की, शक्ल तो उसकी हाकिम जितनी सुंदर है, लेकिन हाकिम का कम से कम दिल तो बुरा था, लेकिन उसका तो दिल भी अच्छा है, इसलिए वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। ये इससे पूछता है कि सुजन ने मुझे कहा था कि मैं वूक के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल के उसे दूं, क्या तुम्हें पता है कि वो करना क्या चाहता है, क्या पता मैं भी तुम्हारी हेल्प कर सकूं। लेकिन हेरा ऐसे ही बोल के चली जाती है कि अच्छा हेल्प ही करनी है ना, तो मेरी ड्रिंक का बिल पे कर दो। मारी इसे बताती है कि जब ये 10 साल की थी इसके पापा की डेथ हो गई थी एंड इसकी मॉम इस बात को सहन नहीं कर पाई थी। धीरे धीरे वो मेंटली इल हो गई। उनका बिहेवियर इतना अजीब हो गया था कि एक बार को तो मेरा मन करता था कि मैं घर से भाग जाऊं। इसलिए जब वूक ने मुझे शादी का ऑफ़र दिया तो मुझे लगा कि यही अच्छा रास्ता है कि मैं अपनी मॉम को ठीक कर सकूं, उनसे उनकी बीमारी से मेरा पीछा छूट सके। मैं कितनी ज़्यादा डरपोक थी ना, जिसकी सज़ा मुझे आज मिल रही है। सियोजिन से कहता है कि अगली बार से जब भी तुम अपनी मॉम को मिलने जाओ तो मैं तुम्हारे साथ जाया करूँगा, जैसे कि मैंने तुम्हारी मॉम को प्रॉमिस किया है। वूक ने गैलरी की ओनर हाकिम को बुलाया था। अब ये हाकिम को तो नहीं ला सकती थी, इसलिए अपने आप ही यहाँ पे आ जाती है। लेकिन ये इसे कहता है कि मुझे तो ओनर से ही मिलना है, क्योंकि मुझे अपनी पूरी कंपनी में ना पेंटिंग्स लगवानी है एंड तुम्हारी ओनर को ज़्यादा पता होगा पेंटिंग्स के बारे में, तो मैं उनसे ही इस बारे में राय लेना चाहता हूँ। हैरा ऐसे बहाना मारती है कि ऐसा तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हाक्योंग ना बहुत ज़्यादा बिजी रहती है। लेकिन ये इन्हें बोलता है कि मैं तुम्हारी गैलरी से अपनी कंपनी के सारे कॉन्ट्रैक्ट छुड़वा दूंगा एंड इसे पता चलता है कि इनकी गैलरी के 3/4 पेंटिंग्स वो की कंपनी ही खरीदती है, जो कि अगर वो गुस्सा हो गया तो वो हटवा सकता है। इसलिए सुजोन को आके कहती है कि वो हाक्योंग से मिलना चाहता है, तो क्यों ना मारी हाक्योंग की तरह प्रिटेंड करके उसके साथ बात कर ले। सुजोन इसे कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो ये कहती है कि देखो उसने ना तुम्हारे लिए एंड मेरे लिए ट्रैप बिछाया, अगर हम उसे मना करेंगे तो उसे बिल्कुल पक्का यकीन हो जाएगा कि ज़रूर हमारे अंदर कुछ गड़बड़ है, इसलिए हमें हाकिम की बात उससे करानी चाहिए। लेकिन सियोजुन से बोल के चला जाता है कि ट्रैप बिछाया हो या ना बिछाया हो, अगली बार अगर उसका तुम्हारे पास फ़ोन आए ना तो बस तुम मेरी उससे बात करवा देना। एंड दूसरी तरफ वुक को पता चलता है, इसकी डिटेक्टिव इसे बताती है कि सियोजुन की वाइफ हाक्यूम का 5 साल पहले बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था एंड तभी से वो कोमा में थी। एंड फिलहाल डिटेक्टिव सियोजुन के उस गांव में ही थी जहाँ पे उसकी वाइफ का ट्रीटमेंट चल रहा था 5 सालों से, इसलिए वो वुक को भी वहीं के लिए बुला लेती है। एंड दूसरी तरफ सियोजुन को उसकी मॉम का फ़ोन आता है कि एक डिटेक्टिव आई है, मैं तो घर पे नहीं हूँ, मैं तो किसी दूसरे शहर पे गई हूँ, लेकिन मुझे हमारी सर्वेंट का फ़ोन आया था एंड वो बता रही है कि वो डिटेक्टिव उससे हाकिम के बारे में पूछ रही है। ये अपनी मॉम को बोल देता है कि उस सर्वेंट को बोलो कि वो बोले कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती। एंड देन ये खुद भी सर्वेंट को फ़ोन लगा के बोल देता है कि अगर वो कुछ भी हाकिम के बारे में पूछे तो बोलना कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम। ये सर्वेंट बिल्कुल ऐसा ही करती है एंड सुजन भी अपने गांव के लिए निकल लेता है फुल स्पीड में। वो यहाँ पे सर्वेंट के हालचाल पूछने के लिए आ ही रहा था, लेकिन ये यहाँ पे आके देखता है कि सियोजुन तो इससे भी पहले यहाँ पे बैठा है, जो कि काफ़ी जल्दी अभी यहाँ पर आके बैठा था। वो किससे कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो सियोजुन इसे कहता है कि मेरा तो ये घर है, लेकिन तुम बताओ तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। now सियोजुन इसे अपनी सारी स्टोरी बता के कहता है कि देखो 5 साल पहले मेरी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया था, उसका 5 साल से ट्रीटमेंट भी चल रहा था, लेकिन जब वो रिकवर हुई तो वो शहर में आ गई मेरे साथ। एंड अब प्लीज़ मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरी लाइफ में और ज़्यादा इंटरफेयर ना करो, मैं भी परेशान हो गया हूँ। इसने सब कुछ बोल तो दिया था, लेकिन वो को अभी तसल्ली नहीं हुई थी एंड ये डिटेक्टिव को बोल के जाता है कि हाकिम के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालो कि वो 5 साल से और क्या कुछ उनकी लाइफ में हुआ है। एंड ये यहाँ से जा ही रहा था कि ये नोटिस करता है कि ये तो वही
रोड है जहाँ पर मैरी को इसने लास्ट टाइम देखा था। सॉरी, वो वहाँ से ही भागी होगी, तो क्या पता वो यहाँ पे आई हो एंड किसी ने उसे यहाँ से पिकअप कर लिया हो एंड ये वापस से ही सियोजून के गांव के लिए ही निकल लेता है। एंड इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करेगा। 마리가 사라진 날 우아경은 서울로 갔다. 기억나지 않나? 비 오던 그날 밤